नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। सबसे पहली खबर क्या है जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अनूप के पास। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और खबर एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से जुड़ी हुई है। 96 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का देर रात बकिंघम पैलेस में निधन हो गया। उनकी उम्र 96 साल थी। महारानी अपने मौत के समय स्कॉटलैंड स्थित अपने बलमोरल कैसल में थी। यहाँ इस समय उनके सभी बच्चे चार्ल्स, राजकुमारी एनी, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड उनके स्कॉटिश हाईलैंड रिट्रीट बालमोरल में मौजूद थे। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबा समय 70 साल तक राज करने वाली महारानी 1926 से 2022 तक शासक रही है। चक हेलो 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 एलिजाबेथ II के निधन के बाद न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि कई देशों में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर ब्रिटेन में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही देश के राष्ट्रीय झंडे को भी झुका दिया गया है। महारानी के निधन पर न सिर्फ ब्रिटेन में मायूसी छाई है बल्कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर दुख जताया, लिखा, मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए लंदन ले जाया जाएगा। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ द्वितीय ने 2 दिन पहले ब्रिटेन का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने निधन से 2 दिन पहले ही अपने शासनकाल का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री लीज ट्रस को नियुक्त किया गया था। उस दौरान महारानी थोड़ा अस्वस्थ भी नजर आई थी। क्वीन ने अपने 70 साल के शासनकाल में 2 शताब्दियों के भूकंपीय सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी उथल पुथल का सामना किया। साथ ही महारानी ने 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल भी देखा। साथ ही साथ अमेरिका के भी 14 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। जो बाइडेन आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनसे महारानी ने मुलाकात की थी। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स बनेंगे ब्रिटेन के महाराजा। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनका बड़ा बेटा प्रिंस चार्ल्स, जिनकी उम्र 73 साल है, वो शाही प्रोटोकॉल के साथ ब्रिटेन के राजा बनेंगे। इसके साथ ही रानी के 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ शासन के बाद शाही परिवार के लिए चार्ल्स के राजा बनने पर एक नया अध्याय शुरू होगा। आपको बता दें कि एलिजाबेथ को गद्दी साल 1952 में मिली थी, जिस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 25 साल ही थी। एलिजाबेथ की ताजपोशी वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज से आम लोग भी सेंट्रल विस्टा घूम सकेंगे। दिल्ली मेट्रो की बस आज से आम लोगों को सेंट्रल विस्टा घुमाएगी। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हो गया है। अब आम लोग भी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू घूम सकेंगे और इसके लिए दिल्ली मेट्रो की बस सेंट्रल विस्टा की सैर कराएगी। दिल्ली मेट्रो की बस सर्विस शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। दिल्ली मेट्रो लोगों के लिए आज से 1 हफ्ते के लिए ई बस सर्विस उपलब्ध कराएगी। आम लोग इन बसों में भैरो रोड, राजघाट, कनॉट प्लेस और जेएलएन स्टेडियम से सवार हो सकते हैं। इधर दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार टकराव की स्थिति है और आज फिर एक बार बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल सरकार के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत 6 मंत्रियों को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल सरकार के अलग अलग 6 मंत्रियों के आवास के बाहर नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी आबकारी नीति पर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर जांच शुरू हो गई। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर प्रदेश में विवाद बढ़ने लगा है। मुंबई पुलिस अब इस केस की जांच करेगी।
पुलिस अब इस तफ्तीश के लिए वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर और बीएमसी से जानकारी इकट्ठा कर रही है। डीसीपी जोन 2 नीलोत्पल को इस मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं कब्र पर लगी एलईडी लाइट्स उखाड़ दी गई है। याकूब मेमन की कब्र को सजाने के मामले में जब पूर्ववर्ती उद्धव सरकार पर सवाल उठाए बीजेपी ने, तो इस पर पलटवार किया आदित्य ठाकरे ने। क्या कहा आदित्य ठाकरे ने, किस तरह से जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी याकूब मेमन की कब्र की सजावट करने के लिए तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने पलटवार करते हुए बीजेपी से पूछा कि जब याकूब मेमन को दफनाया गया तब किसकी सरकार थी, और पूछा कि याकूब मेमन को ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में क्यों नहीं फेंका गया। जब उसे दफनाया गया तो बड़ी सुरक्षा दी गई थी, ऐसा सम्मान क्यों दिया। इधर जंगल राज के आरोपों पर नीतीश कुमार ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि बताया कि देश में कौन ऐसी जगह है जहां घटना नहीं होती है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोपों और हमलों का जवाब देते हुए जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सवालों पर कहा कि ये लोग बिना मतलब की चीजों में लगे रहते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देश एक है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। विपक्ष की एकजुटता को दर्शाने में लगे नीतीश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अटल जी ने इतना काम किया, ये लोग क्यों नहीं करते। साथ ही कहा कि जंगल राज आया है, इस देश में कोई राज्य है जहां कोई घटना ना घटी हो। इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स के वार्षिक समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को आई डोनेशन के लिए प्रोत्साहित किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 37वें आई डोनेशन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी शिरकत की। इस दौरान मनसुख मांडविया ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आंखों की रोशनी ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। इसके साथ ही आई डोनेशन के कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने नेत्रदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय संस्कृति और मूल्यों के मूल में है। और देखिए, पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में अब सेना जो है भारत और चीन की पीछे हटने लगी है। क्यों, इस खबर से आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में चल रहा गतिरोध अब खत्म होने की तरफ है। भारत और चीन की सेनाओं ने एक घोषणा की है कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट -15 से पीछे हट जाए, जहां दोनों पक्षों के बीच 2 साल से ज्यादा समय से गतिरोध चल रहा था। उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग 1 सप्ताह पहले सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे। इधर यूपी के बिजनौर में खेल के मैदान में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बिजनौर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मैदान में मुस्लिम समाज के कुछ लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस समय इन युवकों ने नमाज पढ़ी, उस दौरान उस मैदान में बच्चे भी खेलते हुए नजर आए। नमाज पढ़ते देख किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर हिंदू संगठनों को दिया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की प्रार्थना पत्र पर अहम सुनवाई होने वाली है। क्या यह खबर? पूरी खबर आपको 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में मामले का निपटारा करने के लिए रोजाना कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आज अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो रही है। सीनियर डिवीजन की अदालत से संतुष्ट न होने की वजह से जिला जज की अदालत में अपने वाद को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती को 2 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
यूपी के बांदा से शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां युवती के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के साथ युवती को मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने के लिए आरोपी के परिजनों ने दबाव भी बनाया। पुलिस ने बताया कि युवती नाबालिग है, जिसे अलग अलग जगहों पर धर्म परिवर्तन के लिए लेकर जाया जा रहा था। तभी किसी तरह मौका मिलने के बाद लड़की वहां से भाग गई। अब मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां छात्राओं को इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि स्कूल के शिक्षक उनके साथ अश्लील हरकत करते थे। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने और उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करने पर 9 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले का खुलासा तब हुआ जब अचानक से छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जब उनके परिजनों ने विस्तार से पूछताछ की तो पता चला कि स्कूल में इस तरह की अश्लील हरकतें होती है। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर यूपी के हरदोई में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी के हरदोई में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिख दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी समझ से काम लेते हुए शरारती तत्वों की कोशिश को नाकाम कर दिया। मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिखा देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस में दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही स्थानीय लोगों को 24 घंटे के अंदर आरोपियों को तलाशने का आश्वासन दिया। एक बार फिर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है केंद्र सरकार पर बरसे हैं। क्या है पूरी खबर, इस 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात कही। मलिक ने यहां तक कह दिया कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वो राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए मलिक ने इस्तीफा देने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपना इस्तीफा जेब में रखता हूँ, जब हमारे लोग कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इधर उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उस कमेटी ने मुलाकात की है, जिसे सिविल कोड बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए गठित किया गया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व सदस्य गणों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में अमृत काल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपने सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। इधर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मुलाकात पंजाब के हालातों पर चर्चा के लिए की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह शाह और नड्डा के साथ पंजाब की रणनीति और प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बीते चुनाव में बीजेपी अपनी स्थिति को लेकर भी मंथन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर, जौनपुर के अलावा कई इलाकों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। क्या है उनका पूरा कार्यक्रम, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले सीएम योगी जौनपुर के निर्माणाधीन उमानाथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और अलग अलग योजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीजी कॉलेज गोरा बाजार प्रांगण में स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आखिर में वाराणसी के कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 4 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहेंगे। उनका कई कार्यक्रमों में वहां शिरकत करेंगे। वो क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि कल से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में होने वाली आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं इस दौरे के साथ जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए रायपुर में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इधर आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे, जहां दोनों नेता मंडी जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया और भगवंत मान स्थानीय लोगों से जनसंवाद करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों को आम आदमी पार्टी की 5वीं गारंटी की घोषणा भी करेंगे। इधर यूपी के मथुरा में एक सहकारी बैंक से 10 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। मथुरा के एक जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए कैश काउंटर से चोरी हो गए। चोरी की घटना से बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। बैंक प्रबंधक ने बताया कि कैशियर के बाथरूम जाते ही बैंक कर्मचारियों से नजर बचाकर वो युवक कैश काउंटर तक पहुँच गया और देखते ही देखते नोटों से बंधे हुए 5-5 लाख के 2 बंडल चोरी कर ली। जेट पुलिस को अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। और आज अनंत चतुर्दशी है, यानी बप्पा की विदाई का दिन है और इसी के साथ महाराष्ट्र के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होने वाला है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का विसर्जन आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से गौरीपुत्र गणेश को विदाई दी जाती है। शुभ मुहूर्त में गजानन को विधि पूर्वक जल में विसर्जित किया जाता है। ले लो भैया चेयर।